Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of definite integration and we are discussing GN Verman. This is first lecture. अभी से पहले वाले वीडियोज में हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम का डिस्कशन देखे और उसमें अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, करीब 100 के करीब प्रॉब्लम बचा हुआ है, लेकिन हम लोग बहुत करीब 300 से ज़्यादा प्रॉब्लम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम लोग इंडेफिनेट में अगर इंटर कर रहे हैं तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होगा और बहुत सारे लोग जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम का डिस्कशन करने के लिए बोल भी रहे थे, तो इसीलिए इसको आज शुरू किया जा रहा है। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लेबनिज फार्मूला। ये फार्मूला होता है सिंपली कि अगर हमारा एफ एक्स डी एक्स अगर कोई फंक्शन है और उसका लिमिट ए टू अगर बी है और इसका इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एफ एक्स है तो ये एफ वी माइनस एफ ए हो जाएगा। यही हमारा न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला है और इसी के बेसिस पे हम लोग सारा मतलब इस वीडियो के 10 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और कुछ और प्रॉब्लम होगा, उसके बाद हम लोग दूसरे टाइप के प्रॉब्लम यानी प्रॉपर्टी बेस्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है। वैसे सिंपल सा प्रॉब्लम जो है हमको सिखाने के लिए सबसे अच्छा चीज़ होता है और जीएन वर्मन का यही खूबसूरती है या ब्यूटी है कि वो हमको बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाता है। तो इसमें हम लोग दो चीज़ पहली बात तो कि 1 + x है तो इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करके इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं और इनफैक्ट चल हम वो कर भी लेते हैं। 1 + x और इसका पावर है 1/2, इसको हम ऐसे लिखेंगे 0 to 1 dx। अब 1 + x जो है इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो कुछ लोग के दिमाग में कन्फ्यूजन हो सकता है कि अगर पावर हाफ है तो इसका एक्सपेंशन में कहीं ज़्यादा टर्म आए, फिर इसको इंटीग्रेट कैसे करें। इसके लिए हम लोग सिंपल दिमाग कर सकते हैं y = 1 + x। और हम जैसा कि बोले कि सिंपल प्रॉब्लम सीखने के लिए बहुत अच्छा है, तो लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट को चेंज करने के लिए ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा होगा। तो 1 + अगर x है तो dy क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब अगर x टेंडिंग टू 0 है लोअर लिमिट तो y टेंडिंग टू 1 + 0 यानी कि 1 हो जाएगा। अगर x टेंडिंग टू 1 है तो y टेंडिंग टू 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो अगर हम इसके लिमिट को चेंज करें तो हो जाएगा 1 से 2 और 1 + x को y और पावर हाफ और ये dy। अब ये √y है, √y का इंटीग्रेशन हमको पता होता है हाफ + 1 और नीचे में भी हाफ + 1 और इसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा 1 से 2। इस चीज को हम भी डायरेक्ट भी इंटीग्रेट करते तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो उस केस में अगर हम ऐसे कन्वर्ट करते तो यहाँ कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं बचता है और हम कंक्लूसिवली कह सकते हैं कि इसका हम ऐसे लिख सकें। अब ये क्या हो जाएगा, ये 3/2 है। अच्छा लिख लेते हैं एक लाइन, 3/2 और इसका लिमिट है क्या 1 से 2, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2/3। अब हम लिमिटिंग वैल्यू डाल सकते हैं 3/2 और इसका लोअर लिमिट 1 और इसका 2। ये लिमिट लिखने का दो तरीका है, एक हम जो लार्ज ब्रैकेट होता है उसके अपर और लोअर लिमिट में लिख सकते हैं या एक सिंगल लाइन देके भी अपर और लोअर लिमिट लिख देंगे। ये दोनों ही सही तरीका है, आपको जो कॉन्विनियंट हो उसको यूज करिए, बट दोनों ही सही है। ठीक है, अब इसको हम अगर यहाँ पे वैल्यू डालते हैं तो 2/3, ये बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा तरीका इन द सेंस कि लिमिट जब भी सब्सटीट्यूट करेंगे तो जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको आप बाहर में रखिए, नहीं तो अननेसेसरी आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा और जैसे ही कैलकुलेशन बढ़ेगा तो गलती होने का चांस भी बढ़ेगा, तो हम वैसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो 2 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2 तो 1 ही हो जाएगा। 2 का पावर अगर 3/2 है इसको हम लिख सकते हैं 2√2 या इसको लिख सकते हैं √8। मतलब इसका एक तरीका होता है ना 2 का पावर 3 और इसका पावर 1/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 का पावर 1/2 जिसको हम लोग लिखेंगे √8। तो इसको हम ऐसे यहां लिखेंगे 2/3 ब्रैकेट में √8 - 1। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। कोई अगर 2√2 लिखता है वो भी सही है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं।
इस सारे प्रॉब्लम में हम चाहेंगे तो y को हम हमेशा जो भी हमारा वेरिएबल रहेगा उसको y में कन्वर्ट करेंगे। तो इनफैक्ट हम y में कन्वर्ट करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमारा एक दो स्टेप पढ़ेगा जो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन या लिमिट को वेरी करने में, उसके कंपैरिजन में हमारा गलती होने का चांस डेसिमेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वैसे इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, और जो लोग थोड़ा सा जो इंटीग्रेशन में जो मजबूत हैं वो लोग तो आराम से कर ही लेंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है गलती हो जाएगा, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप इसको हमेशा कोई दूसरा वेरिएबल मानिए। और ये एकदम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ये खरा उतरता है कि इसमें जो भी हम एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे वो हमारे प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने में वो हो जाएगा कंपनसेट, और ये एक अननेसेसरी नहीं, मतलब ये अननेसेसरी नहीं माना जाएगा, ये अपना वर्थ प्रूफ कर देगा। dy करेंगे तो हो जाएगा 5dx। अब हमको dx को कन्वर्ट करना है तो हम 1/5 dy इज इक्वल टू dx, तो इससे हमको dx मिल गया। अब हम लिमिट चेंज करेंगे, तो अगर x टेंडिंग टू -2 है तो y टेंडिंग टू, यहाँ पे कुछ लोग इक्वल भी लिख देते हैं, कुछ लोग टेंडिंग भी लिखते हैं। वैसे अगर हम कहें तो टेंडिंग लिखना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सब लिमिटिंग वैल्यू ही है। लेकिन चूंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी वगैरह का हम टेस्ट नहीं ले रहे हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट हमको जो भी फंक्शन दिया गया है वो प्री एज्यूमेबली, मतलब पहले से ही माना गया कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा। वैसे जब डिसकॉन्टिन्यूअस अगर होगा तो हम लोग उस पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पे लिमिट को स्प्लिट कर देंगे और अलग अलग दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये चीज़ है, तो हम सही तरीका आप फॉलो करेंगे, और टेंडिंग लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। इक्वल लिखने से भी गलत यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो y टेंडिंग अगर वो है तो क्या -2 अगर है तो क्या हो जाएगा -10 यानी कि 1, और अगर x टेंडिंग टू -1 है तो y टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 11 - 5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस लिमिट क्या हो जाएगा लोअर 1, और अपर लिमिट क्या है 6, और ये क्या हो गया dx के जगह पे 1/5 dy, और नीचे में क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म y है इसका पावर क्यूब। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और लिखते हैं तो 1/5 1 to 6 y का पावर -3 dy। तो इसको हम लोग सिंपली इंटीग्रेट करेंगे 1/5 और y का पावर -3 + 1, और नीचे में -3 + 1। और चूंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हम या तो ब्रैकेट देंगे या वो लिमिटिंग वैल्यू लगाएंगे। तो इसका हो जाएगा 1 to 6 1/5 और यहाँ पे क्या हो गया -2 यानी कि 1/y², और नीचे में भी -2 है जो बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम -2 से इसको गुना कर देते हैं, -2 × 5, और ये है लिमिट 1 to 6। तो ये क्या हो जाएगा -1/10 इंटीग्रेशन। अब 6 जब डालेंगे तो 1/36 माइनस जब 1 डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया -1/10, और ये हो जाएगा 35 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -35/36 जब ऊपर जाएगा तो 1 - 36 - 35, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 और 5 से ये 7, तो क्या हो जाएगा 7/72। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सिंपल सा प्रॉब्लम है। हम अल्टीमेटली ये सीख रहे हैं कि हम लिमिट को कैसे चेंज करेंगे, और इस प्रॉब्लम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा उस केस में हमारा ये करना जस्टिफाई होगा। तो सीखने के लिए हम सिंपल प्रॉब्लम से सीखेंगे, और डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 3 - x, तो dy इज इक्वल टू -dx, क्योंकि ये टर्म 0 हो गया, माइनस dy इज इक्वल टू dx, क्योंकि हमको dx को सब्स्टिट्यूट करना है तो हम ऐसे लिख लेंगे। अब लिमिट को चेंज करते हैं। अगर x टेंडिंग टू 2 है तो y टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 3 - x, यानी 3 - 2 इज इक्वल टू 1,
अगर x टेंडिंग टू -13 है तो y टेंडिंग टू 3 और माइनस प्लस 13 यानी कि 16। वैसे भी प्रॉब्लम खुद बताता है कि हम लोग सही जा रहे हैं। कैसे? यहाँ पे फिफ्थ रूट है और यहाँ पे 16 है। अगर 2 का पावर देखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 का पावर 4 आएगा। तो कहीं ना कहीं वो इस तरह का हमारा टर्म आएगा जो स्क्वायर में आ जाएगा, या जिस तरह का हमारा रिक्वायरमेंट है उसमें वो फिट हो जाएगा। हम देखते हैं आगे। इसको हम लिमिट का चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 1 से 16 और dy dx के जगह पे माइनस dy, तो माइनस को हम बाहर कर लेते हैं और ऊपर में हो जाएगा dy और नीचे में क्या आ जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ, अंदर में क्या है y और इसका पावर 4। इसको हम एक स्टेप और अगर बढ़ाते हैं 1 to 16 और नीचे में y का पावर 4/5 और ये हो जाएगा dy। इसको लिखेंगे तो -1 to 16 y का पावर -4/5 dy। इसको अगर लिखेंगे तो माइनस, अब y का पावर -4/5 प्लस 1 और नीचे में क्या हो जाएगा -4/5 प्लस 1। और इसमें अब हम क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं 1 to 16। बाहर में एक माइनस है पहले से, तो 1/4, 1 में से 4/5 अगर घटेगा तो 1/5 आ जाएगा। तो अगर एक स्टेप लिख लेते हैं, y का पावर 1/5, इसको अगर थोड़ा सा साफ करके लिखे तो 1/5 और नीचे में 1/5, बाहर में माइनस है ब्रैकेट के बाहर, और ये लिमिट क्या हो जाएगा 1 to 16। ये 1/5 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -5। अब इधर लगाते हैं तो ये 16 जब रखेंगे तो 16 फिफ्थ रूट ऑफ 16, और जब 1 डालेंगे ये 1/5 जो है जब ऊपर जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, और बाहर से पहले से माइनस था इसके कारण ये माइनस। अब हम लिमिटिंग वैल्यू डालते हैं तो 16 अगर यहां डालेंगे तो फिफ्थ रूट ऑफ 16 माइनस, जब 1 डालेंगे तो फिफ्थ रूट ऑफ 1 आ जाएगा। तो हम अपना आंसर यहां पे भी छोड़ सकते हैं, या थोड़ा सा अगर परंपरा का ख्याल करें तो माइनस को अंदर कर देंगे, तो 1 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ 16 ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। और इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं हम, 16 को हम फिफ्थ रूट ऑफ 16 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 का पावर 4/5। तो ये सब हमारा डिस्क्रिप्शन है, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, वैसे हम लिख सकते हैं। पर ये एकदम वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म है और वैसे हम छोड़ सकते हैं। अगर वो 16 की जगह 32 होता तो हमको नंबर में कन्वर्ट करना मस्ट होता, क्योंकि वहाँ उस केस में हमको इंटीजर आ जाता। लेकिन उस अंडर रूट 16 और 2 to the पावर 4/5 में ज़्यादा सिंप्लीफाई दोनों में से कोई नहीं है, तो हम किसी को यूज़ करेंगे, दोनों ही सही माना जाएगा। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, अगर इसको हम देखें इसमें हमको नया वेरिएबल लेने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम खुद बता रहा है कि हमको करना क्या है। हमको पता है a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b। यहाँ पे हमको ऊपर में y माइनस दिया हुआ और नीचे में इंडिकेट कर रहा है कि √y + 1 है। तो अगर हम इसको लिखे √y का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √y + 1 और √y - 1। नीचे में ऑलरेडी ये है तो हम इसको रिराइट करते हैं 4 9। ऊपर में आ जाएगा √y + 1, नीचे में आ जाएगा √y - 1, सॉरी नीचे नहीं सब बगल में, और नीचे में ऑलरेडी क्या है √y + 1 और dy। तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया 4 2 9, और ये क्या है √y - 1 dy। इसको हम चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल सा है, इसको हम एक साथ भी कर सकते हैं। तो इसको अगर एक साथ ही करते हैं तो y का पावर 3/2 √y है -y, और इसका लिमिट क्या हो जाएगा 4 to 9। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, और इसको हम स्प्लिट कर ही देते हैं। क्यों करते हैं उसका अभी रीजन बताते हैं। 4 to 9, हमको उम्मीद है कि इससे किसी को कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हम जो चीज़ पहले करते वो हम लिमिट के टाइम में हम अलग करे हैं। ये भी कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते थे इंटीग्रेशन √y 4 to 9 dy
माइनस इंटीग्रेशन 4 to 9 y dy। ये भी सही है और ये भी सही है। ये करने का मेरा मेन रीजन है कि थोड़ी देर पहले पिछले ही प्रॉब्लम में हम पिछले या उसके पिछले यानी कि 32 में हम बोले थे कि जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर रखेंगे। तो एक टर्म में कांस्टेंट रहेगा और एक में नहीं रहेगा, तो कैलकुलेशन जब हम लिमिट डालेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ऐसी आदत डालेंगे जिसमें अब कंफ्यूजन और कैलकुलेशन मिस्टेक का चांस मिनिमल हो। तो इसमें हम देखते हैं 2/3, और अब अगर हम 9 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 का पावर 3/2, 9 का पावर 3/2। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये इससे फ्री हो जाएगा। माइनस 4 का पावर 3/2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। माइनस, इसमें तो कुछ करना नहीं, इसमें करेंगे 9 डालेंगे, 9 माइनस 4। ठीक है, अगले पेज पे लेके चलते हैं, लेकिन थोड़ा केयरफुली, क्योंकि यहां पे सारा वैल्यू डिजिट के फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स 9 है और 4 है। देखिए 9 का पावर 3, हम इसको रीराइट ही कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेप अगर बढ़ाएंगे तो पिछले स्टेप और अगले स्टेप में थोड़ा सा चेंज आएगा, जिससे कुछ बच्चे घबरा जाएंगे। -5। ठीक है, अब देखिए 2/3, इसको हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 3/2, -2 का स्क्वायर इंटू 3/, हम चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन ठीक है, हम जो परंपरा फॉलो करे हैं कि हम लोग स्टेप कम से कम स्किप करेंगे, कम से कम, क्योंकि यहाँ पे हमारा मोटो सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व, हम क्या बोलते हैं, डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन तो ऑलरेडी पता है, और वो कोई रॉकेट नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल। 3 का पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27, हिंदी में ऐसे करते हैं, 3 3 जा 9 3 जा 27, और इसका 8 -5, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 19/3 -5। इसको घटाएंगे तो 19 बचेगा, ये 19 2 जा 38/3 -5, 38 -15/3, ये हो जाएगा 23/3। ये भी हम छोड़ सकते हैं, या अगर हम पूर्णांक के, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो उसमें हम लिख सकते हैं 3 7 जा 21 2/3। दोनों ही सही है, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तो आप दोनों में से जो आपको कॉन्फिडेंट लगे उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम में अगर हम चाहें तो इस पूरे को हम एक वेरिएबल मान सकते हैं, लेकिन चूंकि हमको पता है कि वेरिएबल के ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से, सॉरी, कांस्टेंट के ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से हमारे इंटीग्रांट या डेरिवेटिव पे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से पड़ता है। तो अगर हम इस केस में बिना वेरिएबल चेंज करे ही अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इसको हम सीधा इंटीग्रेट करेंगे, साइन का होता है माइनस कॉस, और जो ये वैल्यू है इसको एज इट इज लिखेंगे 2πt/π। अच्छा, वेरिएबल के बारे में अगर इतना लंबा हो और किसी को कोई डाउट हो कि कहीं कैपिटल टी वेरिएबल है, नहीं है, कहीं फाई वेरिएबल, फाई नॉट वेरिएबल है, नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव स्मॉल टी के फॉर्मेट में है। तो स्मॉल टी के अलावा कोई भी होगा, चाहे वो दूसरे केस में वेरिएबल के जैसा यूज होता है, जैसे कई बार हम लोग देखते हैं साइन फाई हमारा फंक्शन होता है, तो उस केस में ये फाई वेरिएबल हो सकता है, उस केस में ये फाई वेरिएबल हो सकता है, लेकिन इस केस में फाई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम एक कांस्टेंट जैसा ही ट्रीट करेंगे। तो ये हो गया, और एक टी के साथ जो मल्टीप्लाइड होता है उससे हम इसको डिवाइड करते हैं 2π/t, और इसका हम लिमिट लगा देंगे 0 से t/2। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, जब टी इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा t/2π। अब माइनस को माइनस लगा दिए, और हमारे पास क्या आ गया, cos 2πt/t - φ0, 0 से
t/2। तो ये हो जाएगा -t/2 और t/2 जब यहां पे डालेंगे तो cos और 2π/t इंटू t/2 -φ0। और जब लोअर लिमिट डालेंगे 0 तो ये cos cos -φ0। अब cos -φ तो cos φ ही होता है। यहां पे देखते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया। cos π - जो होता है, cos π - जो होता है वो माइनस cos थीटा होता है, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और cos जो होता है वो निगेटिव होता है। तो इसको हम अगर लिखते हैं तो -t/2 और ऊपर में क्या हो जाएगा -cos φ0 और ये माइनस से फर्क cos cos थीटा होता है, तो -cos φ0। अब ये -2 हो गया तो हम इसको अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -t/2 इंटू -2 cos φ0 -2 cos φ0। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो बना अगर उसको हम यहां लिखें तो फाइनल रिजल्ट बना t/π और इधर हो जाएगा cos φ0। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम को देखते हैं। हम जब इंटीग्रेशन के टाइम में भी देखे थे तो कई बार हम लोग देखे थे कि डिनोमिनेटर में अगर रूट वाला टर्म आता था तो उसको रेशनलाइज करने से हमारा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाता था। यहां पे करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे √x+9 माइनस √x और नीचे में √x+9 माइनस √x। यहां माइनस है तो हमको इधर प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा 0 to 16 और ऊपर में आ गया √x+9 प्लस √x। नीचे में क्या गया a-b और a+b, तो a² यानी x+9 माइनस b² तो -x dx। x से x कट गया। 1/9 0 to 16 √x+9 प्लस √x dx। इसको यहां हो गया 1/9 और इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। 0 to 6 √x+9 dx प्लस 1/9 पूरे इंटीग्रेशन में है तो इसीलिए यहां पे भी 1/9 लिखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो गलती हो जाएगा। √x dx 0 to 16। अब अगर हम इसको लिखेंगे तो 1/9 और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये x प्लस कॉन्स्टेंट है तो इसको हम लोग सीधे x+9 और इसका इंटीग्रेशन 3/2 और नीचे में 3/2 और लिमिट इसमें लगा देते हैं हम 0 to 16 प्लस 1/9 और इसमें भी हो जाएगा x का पावर 3/2 नीचे में 3/2 और यहां पे हो जाएगा 0 to 16। अगले पेज पे लेके चलते हैं और एक मॉडिफिकेशन सिर्फ हम करते हैं। 1/9 है और इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब हम क्या करें, ये 3/2 जो है, इसको ऐसे नहीं, ये 3/2 जो है इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। यही चीज यहां भी आ जाएगा। तो इतना के अलावा बाकी चीज को हम एज इट इज लिखेंगे। अंदर में क्या है, x+9 का पावर 3/2 लिमिट है हमारा 0 to 16 प्लस 1/9 और इंटू 2/3 और इसको लगाएंगे तो ये हो जाए x का पावर 3/2 और 0 to 16। एक बार पीछे से हम चेक कर लेते हैं। तो यही है 3/2 जो नीचे डिनोमिनेटर में था उसको ऊपर ले लिए तो 2/3, ये 3/2 था इसको 2/3 तो ऊपर ले लिए, बाकी टर्म जो है एज इट इज हम लिख दिए। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2/27 और ब्रैकेट के अंदर 16 और 9 25 का पावर 3/2
और माइनस जब 0 डालेंगे तो 9 का पावर 3/2 प्लस 2/27 और अंदर में क्या आ जाएगा 16 का पावर 3/2 और माइनस 0। ठीक है, अब इसको करते हैं 2/27 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 3/2। ये कैंसिल हो गया, 5 का पावर क्यूब आ गया, यानी कि ये आ गया 125। इसका अगर देखें, हम जान के वहां पे पूरा लिखना पड़ेगा, इसके लिए हम इसको इधर लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 3/2। ये 3/2 यहां लिखना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3 यानी 27। ठीक है, प्लस 2/27 और इधर 16 का पावर 3/2 यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू 3/2। ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4 का पावर 3 यानी 64। ठीक है, अब हमारा काम आसान हो गया। 2 का पावर 27 और ये कितना हो गया इंटू 98, 2 घट जाएगा 98 प्लस 2/27 इंटू 64। अगर इसको हम एक साथ करते हैं तो ये हो जाएगा 2/27 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 98 प्लस 64, 162 आ जाएगा 162। अब ये हो जाएगा 4 और ये 32/27। इसको हम चाहें तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ये 3 से कैंसिल होगा, 3 9 जा, ये 5 और 4, ये 6 से यानी कि 12 हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया और कुछ नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को देखते हैं, यहां पे भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन e⁻x इधर है तो हम प्रेफर करेंगे y में कन्वर्ट करना। e⁻x - 1 dy हो जाएगा e⁻x dx। अब हम इस वैल्यू को अगर लिमिट पहले चेंज कर लेते हैं, जब x टेंडिंग टू 0 होगा तो y टेंडिंग टू 1 - 1 0, जब x टेंडिंग टू 1 होगा तो y टेंडिंग टू e-1। ठीक है, अब लिमिट हम लिख देते हैं, पहला है 0 और ऊपर में है e-1, यहाँ पे y का पावर 4 और e⁻x dx जो है वो dy है। तो हमारा प्रॉब्लम बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। लिमिट है इसका 0 e-1, तो हम 1/5 को बाहर कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे y5 0 to e-1 1/5 और यहाँ पे e-1 का पावर 5 ये 0 डालेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया e-1 और इसका पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये भी आसान प्रॉब्लम है और लेकिन हम इसको y में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारा कैलकुलेशन का गलती और सारा चीज वो प्लस माइनस सब अकाउंट हो जाएगा। अदरवाइज हमको कुछ चीज का ध्यान, जैसे हम अगर x यहाँ पे ये कांस्टेंट प्लस x है तो 1/x के जैसा हम ट्रीट करेंगे इसको, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो वो सारा ऑटोमेटिकली अकाउंट हो जाता है। और हम रेकमेंड करेंगे कि आप वेरिएबल जहां भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लगे, थोड़ा भी कॉम्प्लेक्सिटी लगे तो आप वेरिएबल चेंज कीजिए और साथ में डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। और हम मेन फोकस यही कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में कि इस 10 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आपको लिमिट चेंज करने में एकदम कंफर्टेबल फील करने लगिए। आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि आप लिमिट आराम से चेंज कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 2b - x हम यहाँ पे लेते हैं, जो नीचे वाला टर्म है उसको y ले लिए तो dy क्या हो जाएगा -dx, माइनस को हम इधर कर देते हैं dx, क्योंकि हमको dx को सब्सटीट्यूट करना है। अब यहाँ से आते हैं x टेंडिंग टू 0 तो y टेंडिंग टू 2b हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये वैल्यू है। अगर x टेंडिंग टू 2a है तो y टेंडिंग टू 2b - 2a। वैसे देखा जाए तो यहाँ क्लियर कट दिख रहा है b - a ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये 2 इंटू b - a जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। और ये क्यों हम इंश्योर करना चाहते हैं,
वैसे तो लिमिट लोअर लिमिट टू भी आ गया जब जीरो करें तो उस केस में ठीक है, लेकिन अगर लिमिट ऑलरेडी जीरो होता और ये ग्रेटर नहीं हो कि ये भी इक्वल टू जीरो होता, लिमिट जिस मोमेंट में डेफिनेट इंटीग्रेशन का सेम हो गया तो नो मैटर अंदर में किस तरह का फंक्शन है उसका रिजल्ट जीरो आएगा। तो ये चीज उसको ध्यान में रखने की। अब लोअर लिमिट क्या है, 2b, ऊपर में क्या है 2b माइनस 2a, और 3 को हम कांस्टेंट को बाहर ले लिए, नीचे में हमारे पास आ गया 1/y, और dy यहां पे माइनस dy आएगा, तो इस माइनस को हम लोग यहां 3 के साथ रख लेते हैं माइनस, तो -3 1/y का हो जाएगा ln y, और लिमिट हम इसमें डाल देते हैं 2b माइनस 2a। इनफैक्ट ये जो है हमारा एक तरह से जो रिजल्ट आ रहा है उससे हम एक तरह कंफर्म हो जा रहे हैं कि हमारा रिजल्ट सही है, क्योंकि लॉगरिदम जो है वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही डिफाइन है ln। तो इसमें अगर हमारा अंदर का आर्गुमेंट निगेटिव होता तो उसका फाइनाइट उसको वो डिफाइन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे पहले से ही बता दिया कि b माइनस है पॉजिटिव आएगा, और इस कारण से ln जो उसका होगा वो भी कुछ सर्टेन वैल्यू आएगा। लॉग का ग्राफ अगर किसी को नहीं याद हो तो वो लॉग का ग्राफ ऐसे होता है, तो हमारा x इधर है और y इज इक्वल टू एफ एक्स ये है, या इज इक्वल टू ln x बोलना चाहिए, तो वो इस तरह है। तो देख रहे हैं x के हमेशा राइट साइड में के वैल्यू के लिए डिफाइंड है। अब यहाँ पे हम -3 लिखेंगे और ये लिखेंगे ln 2b माइनस a माइनस ln 2a, ब्रैकेट लगा के ही रखते हैं, तो -3 और ये हो जाएगा ln -3 और ये हो जाएगा ln 2b माइनस a अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। हमको पता है ln m अपॉन n इज इक्वल टू ln m माइनस ln n होता है, तो अगर हम माइनस लगा देंगे तो ये n पहले आ जाएगा और m बाद में आ जाएगा, तो ये फ्लिप हो जाएगा, वही चीज है। माइनस अंदर कर दीजिए हम 3, इस माइनस को लिखेंगे ही नहीं, और ln a अपॉन b माइनस a, ये हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम खुद अपने ही बता रहा है कि हमें वेरिएबल क्या लेना है। ऊपर में x dx है और नीचे में x स्क्वायर है। हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 चूज करते हैं, तो dy क्या हो जाएगा 2x dx। इसमें से हम हाफ इधर अगर ले लें तो क्या हो जाएगा x dx। अब हम लिमिट को चेंज करते हैं, x टेंडिंग टू 0 है तो y टेंडिंग टू 1 हो जाएगा, x टेंडिंग टू 1 है तो y टेंडिंग टू 2 हो जाएगा। अब हम लिमिट को चेंज करके और हम अपना नए वेरिएबल में पूरे फंक्शन को लिखेंगे। x dx है हाफ y, हाफ को हम बाहर कर लेंगे और dy पहले, नीचे में ये y का स्क्वायर, तो ये सिंपली हो गया 1/2 और इंटीग्रेशन 1 से 2 1/y स्क्वायर dy। इसका 1/y स्क्वायर का सिंपली इंटीग्रेशन होता है। अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम इसको लिख देंगे -1/y। अगर डेफिनेट है तो प्लस कांस्टेंट, लेकिन इंडेफिनेट है तो प्लस कांस्टेंट, लेकिन डेफिनेट है तो हम कांस्टेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू है ही, तो दोनों में ही कांस्टेंट आएगा, वो दोनों एक दूसरे को कैंसल्ड आउट कर देगा। तो 1/2 और इसका हो जाएगा -1/y और 1 से 2। इस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, -1/2 अंदर में क्या आ जाएगा 1/2 -1, तो -1/2 और मल्टीप्लीकेशन में हाफ में से अगर 1 घटेगा तो ये भी -1/2 आ जाएगा। प्रेफरेबली ब्रैकेट लगा लेना चाहिए क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के बाद नेगेटिव साइन नहीं रखेंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा रिजल्ट क्या आया 1/4, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम है। और देखिए हमारा जो वेरिएबल चेंज करने के बाद हमारा प्रॉब्लम एकदम सिंपल। वैसे जो लोग एक्सपर्ट हैं वो लोग बिना वेरिएबल चेंज करे भी कर सकते हैं, लेकिन गलती होने का चांस जरूर रहेगा इससे ज़्यादा। और हम वेरिएबल चेंज करने में कोई परेशानी नहीं है, एकदम सिंपल सा है, बस हम प्रैक्टिस थोड़ा कर लेना है। 10 प्रॉब्लम ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसी में आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा।
ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें भी खुद दिख रहा है, यहाँ पे x दे दिया है और dx है, तो हमको खुद बोल रहा है कि इसमें y इज इक्वल टू ln x हमको वेरिएबल लेना चाहिए। dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x और dx। अब हम लिमिट को चेंज करते हैं। जब x टेंडिंग टू 1 होगा तो ln 1 0 हो जाएगा, तो y टेंडिंग टू 0। और जब x टेंडिंग टू e होगा तो y टेंडिंग टू ln e यानी कि 1। तो लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से 1 और dx अपॉन x जो है वो dy हो गया, और यहां पे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और ये हमारा होता है साइन इनवर्स x का, ये मतलब इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का सॉरी इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता है, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन डेरिवेटिव होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर डी ऑफ डी एक्स है तो यहाँ पे हम इसको सीधा लिख देंगे साइन इनवर्स y, और लिमिट क्या है 0 से लेके 1। साइन इनवर्स 1 हो जाएगा π/2 माइनस 0 तो 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो ये सिंपली हो जाएगा π/2। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो हम देखें कि दिखने में प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जो लोग बस जैसे ही वेरिएबल हम चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम अपने आप खुल जाएगा और एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। मतलब अगर थोड़ा भी अगर इधर उधर रहता तो हमको लगता थोड़ा सोचना पड़ता, मेहनत करना पड़ता, कुछ नहीं, डायरेक्ट हमको दिख गया कि ये साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग 10 प्रॉब्लम को डिस्कस करें हैं। अगले प्रॉब्लम में हम रिमेनिंग प्रॉब्लम को डिस्कशन करेंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सीखते रहिए मैथमेटिक्स। थैंक यू।